Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 4 Biology FSC Part 2. The topic is osmoregulation in animals. कि एनिमल्स की बॉडी के अंदर ओस्मोरेगुलेशन मीन वाटर और सल्यूट को एक बैलेंस क्वांटिटी में कैसे रखा जा सकता है। जैसा कि बच्चे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर प्लांट्स में ओस्मोरेगुलेशन को देखा कि प्लांट्स डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर कैसे सर्वाइव कर रहे हैं और अपने अंदर क्या अडॉप्टेशंस लेके आ रहे हैं। आज हम एनिमल्स के अंदर ओस्मोरेगुलेशन को देखेंगे। व्हाट इज़ ओस्मोरेगुलेशन? ओस्मोरेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर वाटर और सल्यूट को एक बैलेंस क्वांटिटी में रखा जाता है। इन एनिमल सेल्स सल्यूट्स एंड वाटर बैलेंस इज़ मोर क्रिटिकल दैन प्लांट्स। प्लांट्स की निस्बत एनिमल सेल्स या एनिमल बॉडी के अंदर वाटर और सल्यूट को बैलेंस करना मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे जो एनिमल्स के सेल्स होते हैं, इनके टिश्यूज़ होते हैं, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट पाई जाती है, जिसकी वजह से सल्यूट और वाटर को बैलेंस करना मुश्किल होता है। एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विद नेट वाटर गेन और लॉस। एनिमल की बॉडी वाटर को गेन और लॉस किए बगैर गुजारा नहीं कर सकती, बल्कि उनको अपने सर्वाइवल के लिए और अपने इंटरनल जो कंडीशंस हैं उनको बैलेंस रखने के लिए वाटर को या सॉल्यूट को एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में रखना पड़ता है। दैट्स वाई वाटर लीव्स एंड एंटर द सेल्स। यही वजह है कि वाटर कंटिन्यूसली सेल्स के अंदर और बाहर मूव करता रहता है और तब तक मूव करता रहता है जब तक वाटर या सॉल्यूट एक बैलेंस क्वांटिटी में नहीं आ जाता। इसी की बेस पर एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स मेंटेनिंग वाटर एंड सल्यूट बैलेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ वाटर एंड सल्यूट बैलेंस। फर्स्ट वन इज़ ओस्मो कॉन्फर्मर्स एंड सेकेंड वन इज़ ओस्मो रेगुलेटर्स। ये एनिमल की दो डिफरेंट टाइप्स हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब हम इनको स्टडी करते हैं कि ये क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ओस्मो कॉन्फर्मर्स। ओस्मो कॉन्फर्मर्स जो होते हैं, ओस्मो मीन वाटर एंड सल्यूट एंड कॉन्फर्मर्स टू कन्फर्म। ओस्मो कन्फर्मर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको अपना इंटरनल बॉडी फ्लूइड है वो मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इनका जो इंटरनल जो बॉडी फ्लूइड होता है वो आइसोटोनिक होता है टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है वही इनके अंदर का इन्वायरमेंट होता है। इनको अपना जो है इन बॉडी फ्लूइड है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये ऑलरेडी एक मेंटेन्ड इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे होते हैं। सेकेंड जो हमारे पास टाइप आ जाती है वो ओस्मो रेगुलेटर्स हैं। ओस्मो मीन होता है वाटर, रेगुलेटर यानी टू रेगुलेट या बैलेंस करना। तो जो ओस्मो रेगुलेटर एनिमल्स होते हैं इनको अपना बॉडी फ्लूइड मीन वाटर और सल्यूट को बैलेंस करना पड़ता है, एक्टिवली उसको बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। अब हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि ओस्मो कॉन्फर्मर्स और ओस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं। Osmo conformers body fluids of these animals are kept isotonic to the external environment. अब जो ओस्मो कॉन्फर्मर्स होते हैं इनके बॉडी फ्लूइड मीन वाटर और सल्यूट जो होते हैं वो आइसोटोनिक आपको याद होगा, आपने इन्वायरमेंट की जो टाइप्स है उसके अंदर स्टडी किया था कि जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सेम होता है, मतलब वाटर और सल्यूट की कंसंट्रेशन सेम होती है, उसको हम आइसोटोनिक बोलते हैं। आइसो मीन सेम एंड टोनिक मीन सल्यूट्स। तो जो ओस्मो कॉन्फर्मर्स एनिमल्स होते हैं उनका अंदर का और बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है वो आइसोटोनिक होता है, जिसकी वजह से इन एनिमल्स को अपना बॉडी फ्लूइड मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। इन ओस्मो रेगुलेटर्स बॉडी फ्लूइड्स कंसंट्रेशन ऑफ दीज एनिमल डिफर विद द आउटसाइड इन्वायरमेंट। अब जो ओस्मो रेगुलेटर्स एनिमल्स होते हैं इनके बॉडी का जो अंदरूनी टेम्परेचर होता है या अंदरूनी बॉडी फ्लूइड होता है वो बाहर के इन्वायरमेंट से डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से इनको अपना इंटरनल ओस्मोटिक स्टेट है वो एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। मतलब इनको अपना बॉडी फ्लूइड मेंटेन करने की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू ओस्मो कॉन्फर्मर्स। In osmo conformers, these animals don't need to adjust their internal osmotic state. यही वजह है कि जब एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट ओस्मो कॉन्फर्मर्स का आइसोटोनिक होता है तो इन एनिमल्स को ज़रूरत नहीं होती कि वो अपना इंटरनल ओस्मोटिक स्टेट को बैलेंस में रख सकें, बल्कि वो ऑलरेडी ही बैलेंस में होते हैं।
In osmoregulators, these animals need to adjust their internal osmotic state. अब जो osmoregulators animals होते हैं उनको ज़रूरत होती है कि वो अपना internal body fluid है वो मेंटेन करें, एक्टिवली करें या पैसिवली करें। बॉडी फ्लूइड्स आर केप्ट आइसोटोनिक टू द इन्वायरमेंट। अब जो हमारे पास ओस्मो कॉन्फर्मर्स होते हैं कि उनका बॉडी फ्लूइड होता है आइसोटोनिक टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो अकॉर्डिंग जो है उनका अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है वो सेम होता है, सिमिलर होता है, जिसकी वजह से उनको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। बॉडी फ्लूइड्स ऑफ द ओस्मोरेगुलेटर्स आर नॉट आइसोटोनिक टू इन्वायरमेंट। अब हमने स्टार्ट में भी बात की है कि जो ओस्मो रेगुलेटर होते हैं वो आइसोटोनिक नहीं होते बल्कि वो डिफ़र करते हैं। उनका एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से इनको जो बॉडी फ्लूइड्स है वो मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। इसके बाद हमारे पास आता है ओस्मो कॉन्फर्मर्स जो होते हैं वो एक्टिवली और पैसिवली चेंज देयर इंटरनल इन्वायरमेंट। अब जो ओस्मो कॉन्फर्मर्स होते हैं वो एक्टिवली और पैसिवली जो होते हैं अपना इंटरनल इन्वायरमेंट है वो चेंज कर लेते हैं। जैसे ही बाहर का इन्वायरमेंट चेंज होता है ऑटोमेटिकली जो ओस्मो कॉन्फर्मर्स होते हैं उनका इंटरनल जो बॉडी फ्लूइड है वो खुद ही चेंज हो जाता है, इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। अब जो हमारे पास ओस्मो रेगुलेटर आ जाते हैं ये करते हैं एक्टिवली रेगुलेट देयर इंटरनल स्टेट बाय डिस्चार्जिंग एक्सेस वाटर इन हाइपरटोनिक एंड एक्सीटिंग साल्ट इन हाइपरटोनिक कंडीशंस। अब ओस्मो रेगुलेटर्स के अंदर क्या होता है कि जब इनकी बॉडी जो होती है वो हाइपोटोनिक होती है, मसलन फॉर एग्जांपल जो हाइपोटोनिक मीन है कि आइसोटोन जो है इसके अंदर सल्यूट की जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो तब इनको वाटर डिस्चार्ज करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर बॉडी हाइपरटोनिक मीन सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो इनको साल्ट को एक्सक्रीट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर कम है, और जहाँ साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ से साल्ट जो है वो बाहर रिमूव होगा बॉडी के अंदर से। तो ये हमारे पास हैं ओस्मो रेगुलेटर। इनकी वजह एग्जाम्पल में आ जाता है ओस्मो कॉन्फर्मर्स के अंदर आ जाते हैं मेरीन इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ वर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर एग्जाम्पल दी गई है हैग फिशेस की। ये डायग्राम के अंदर आपको हैग फिशेस के जो है डायग्राम है वो दिखाई जा रही है, जो कि हमारे पास एक ओस्मो कॉन्फर्मर्स हैं। ये आइसोटोनिक होते हैं टू देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ओस्मो रेगुलेटर के अंदर एग्जांपल आ जाती है कॉर्डेट्स की, प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा जो कि आप चैप्टर 7 के अंदर फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। फ्रेश वाटर आ जाते हैं, फ्रेश वाटर एनिमल्स एंड फ्रेश वाटर मेरीन फिशेस जो हैं वो आ जाती हैं इसके अंदर। ये आपको डायग्राम के अंदर फ्रेश वाटर फिशेस दिखाई जा रही है जो कि एक ओस्मो रेगुलेटर है। इनको एक्टिवली अपना इंटरनल जो है बॉडी फ्लूइड है वो मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। ये था बच्चे आप लोगों के पास ओस्मो रेगुलेटर और ओस्मो कॉन्फर्मर्स जो कि एनिमल्स की टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओस्मो रेगुलेशन। इनको आप लोगों ने इसी तरह डिफ्रेंशिएट करना है पॉइंट्स के साथ और अच्छे तरीके से इसको जो है लर्न भी करना है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये पेपर में आ जाता है डिफरेंस बिटवीन ओस्मो कॉन्फर्मर्स एंड ओस्मो रेगुलेटर्स विद एग्जांपल्स। तो मैंने आप लोगों को ये पॉइंट्स में भी आपको समझा दिया है और एग्जांपल भी आपको बता दी है। इसी तरह आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। उसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाता है ओस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। ये डिफरेंट इन्वायरमेंट जो होता है उसके अंदर वाटर और सल्यूट को कैसे बैलेंस किया जा सकता है। वो डिफरेंट इन्वायरमेंट हमारे पास क्या हो सकते हैं। एक है हमारे पास मेरीन इन्वायरमेंट, और एक आ जाते हैं फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट, और थर्ड आ जाते हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। ये 3 तरह की इन्वायरमेंट है जिसके अंदर हमने देखना है कि ओस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। मेरीन इन्वायरमेंट वो होता है जिसके अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होती है, मींस ये हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होता है। और जो फ्रेश वाटर होता है इसके अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है और इस इन्वायरमेंट को हाइपोटोनिक कहा जाता है। और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट जो होता है इसको लैंड इन्वायरमेंट कहते हैं और या डेजर्ट इन्वायरमेंट कहते हैं, जहाँ वाटर की शॉर्टेज होती है, पानी की कमी होती है। और उसके मुताबिक जो है वो वहाँ के रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने अंदर अडॉप्टेशंस लेके आते हैं और उसके मुताबिक ही अपने अंदर ओस्मो रेगुलेशन करते हैं। आज के जो है लेक्चर के अंदर आप लोग मेरीन इन्वायरमेंट को डिटेल से स्टडी करेंगे। फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट को हम नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे।
ओस्मो रेगुलेशन इन मेरीन वाटर एनिमल्स के मेरीन वाटर एनिमल्स जो हैं वो ओस्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं। मोस्ट मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स आर ओस्मो कॉन्फर्मर्स। जो मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जो ओस्मो कॉन्फर्मर्स हैं, जैसे अभी हमने पीछे स्टडी किया, ओस्मो कॉन्फर्मर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको अपना बॉडी फ्लूइड है वो मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो ऑलरेडी एक मेंटेन्ड इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे होते हैं। इसके अंदर बच्चे एग्जांपल आ जाती है हैग फिशीज़ की। हैग फिशीज़ आर आइसोटोनिक विद देयर सराउंडिंग सी वाटर, कि जो एक्सटर्नल इनका सराउंडिंग सी वाटर होता है उसके ये आइसोटोनिक होते हैं, जिसकी वजह से इसको ओस्मो कॉन्फर्मर्स कहा जाता है। इसको ओस्मो रेगुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये ऑलरेडी ही ओस्मो रेगुलेट है, मतलब वाटर और सल्यूट इनका बैलेंस में है। हैग फिशीज जो होती हैं वो जालेस होती हैं, ठीक है, इनके अंदर जॉज नहीं होते, विदाउट जॉज। उसके बाद आ जाती हैं कार्टिलेजनस फिशीज़। कार्टिलेजनस फिशीज़ ऐसी फिशीज़ होती हैं जो कि कार्टिलेज मीन्स सॉफ्ट बोन से बनी होती हैं और स्पेशल किस्म के अंदर सेल्स होती हैं जिनको कॉन्ड्रियोसाइट्स कहा जाता है। दूसरे अल्फाज में कार्टिलेजन फिशीज़ जो होती हैं उनको कांटों वाली फ़िशीज़ भी कहा जाता है। तो जो कांटों वाली जो फ़िशीज़ होती हैं मीन्स कार्टिलेजनस फ़िशीज़ होती हैं, ये सी वाटर के अंदर जब रहती हैं, क्योंकि हम मेरीन इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे हैं, तो मेरीन जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा इन्वायरमेंट है जिसके अंदर वाटर की कंसनट्रेशन कम है और सल्यूट ज़्यादा हैं। जब सल्यूट ज़्यादा होंगे मीन्स साल्ट की कंसनट्रेशन उसके अंदर ज़्यादा होगी, तो कार्टिलेजनस जो फिशीज़ होती हैं इनकी बॉडी के अंदर भी साल्ट ज़्यादा हो जाएगा। जब साल्ट ज़्यादा हो जाएगा तो वो हाइपरटोनिक हो जाएगी, जिसकी वजह से उनका वाटर भी लॉस होगा और साल्ट ज़्यादा होने की वजह से वो फिशीज़ सफ़र कर सकती हैं, मतलब वो डैमेज हो सकती हैं। तो कार्टिलेजनस फिशीज़ अपने अंदर साल्ट को और वाटर को बैलेंस करने के लिए डिफरेंट अडॉप्टेशंस लेके आती हैं। वो अडॉप्टेशंस हम देखते हैं कि वो क्या होती हैं। कार्टिलेजनस फिशीज़ मेंटेन लोअर इंटरनल साल्ट कंसनट्रेशन दैन दैट ऑफ सी, कि सी जो है उनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके मुताबिक ये अपने अंदर का जो साल्ट कंसनट्रेशन है उसको मेंटेन करते हैं। वो मेंटेन कैसे करते हैं, इसकी अडाप्टेशन आ जाती हैं। सबसे पहले आ जाती हैं इनकी किडनीज एंड गिल्स एक्सीड साल्ट। अब जो कार्टिलेजन फिशीज़ हैं इनकी बॉडी के अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन जब ज़्यादा हो जाती है तो किडनीज जो होती हैं वो कंसनट्रेटेड यूरिन सेक्रीट करती हैं। कंसनट्रेटेड मीन जिसके अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, तो ऐसा यूरिन सेक्रीट करती हैं जहाँ से वो जो साल्ट है वो इजीली बाहर रिमूव हो जाता है। इसके अलावा गिल्स होते हैं कार्टिलेजन फिशीज़ के अंदर जो कि जो साल्ट को एक्सीड करने में हेल्प करते हैं। सेकेंडली इसके अंदर जो होते हैं वो रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं। ये गॉड गिफ्टेड ग्लैंड्स होते हैं जो कि कार्टिलेजनस फिशीज़ के अंदर मौजूद होती हैं। इन ग्लैंड्स का जो लोकेशन है वो है रेक्टम के पास, इसी वजह से रेक्टल जो ग्लैंड्स हैं वो नाम दिया गया है। रेक्टम के साथ जो है वो रेक्टल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। उनका काम क्या होता है, साल्ट एक्सक्रीशन का, कि जब कार्टिलेजन फिशीज़ के अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो रेक्टल ग्लैंड्स क्या करते हैं, उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। ये बच्चे आप लोगों को डायग्राम के अंदर दिखाई जा रही है कार्टिलेजनस फिशीज़। इसके अंदर आप लोग देखिएगा जो है हमारे पास रेक्टल ग्लैंड्स, ये रेक्टल ग्लैंड जो है इनकी लोकेशन बताई गई है, ये रेक्टल ग्लैंड्स हैं। और रेक्टल ग्लैंड जो है ये बिल्कुल रेक्टम के पास मौजूद होते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये साल्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो किडनीज होती हैं और किडनीज का काम भी क्या होता है, साल्ट, एक्स्ट्रा जो साल्ट होता है बॉडी के अंदर उसको रिमूव करने में हेल्प करती हैं। और थर्डली जो इसके अंदर बात थी वो थी गिल्स की, कि गिल्स जो होते हैं कार्टिलेजन फिशीज़ के अंदर वो साल्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास आते हैं यूरिया रिटेनिंग मेरीन फिशीज़। ऐसी फिशीज़ जो होती हैं जो कि यूरिया को रिटेन करती हैं और यूरिया को रिटेन करके अपने अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन को मेंटेन करती हैं। रिटेन यूरिया इन एडिक्वेट कंसनट्रेशन। अब ये जो मेरीन फिशीज़ होती हैं, ये जो कार्टिलेजन फिशीज़ होती हैं ये मेरीन फिशीज़ हैं और इनके अंदर जो है साल्ट जो होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन अगर ये फिशीज़ अपने अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन को बढ़ाना चाहती हैं या उसको मेंटेन करना चाहती हैं, हाइपरटोनिक जो है अपना इन्वायरमेंट रखना चाहती हैं, तो ये फिशीज़ क्या करती हैं, अपने अंदर यूरिया को रिटेन करना शुरू हो जाती है। और यूरिया आप लोग जानते हैं कि ये एक मेटाबॉलिक नाइट्रोजन वेस्ट होता है जो कि बॉडी के अंदर अमोनिया जो होते हैं वो सिक्रीट होता है। अमोनिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है लेस टॉक्सिक यूरिया के अंदर। तो ये जो फिशीज़ होती हैं ये यूरिया को रिटेन करती हैं ताकि अपने अंदर जो है साल्ट की कंसनट्रेशन है उसको मेंटेन कर सकें।
अब ये जो फिशेज़ हैं ये चेंज करती हैं देयर इंटरनल हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट टू सी वाटर। मीन के सी वाटर जो है इसके अंदर क्या होता है कि हायर इसके अंदर भी हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, क्योंकि वहाँ भी साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। लेकिन ये यूरिया रिटेनिंग होती हैं फिशेज़, ये भी क्या करती हैं अपना इंटरनल जो इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक करती हैं। कैसे? यूरिया को रिटेन करके। अब जो हमारे पास यूरिया होता है ये भी जो है इस नाइट्रोजन एक वेस्ट है। जब ये इसकी लार्ज अमाउंट हो जाती है तो लार्ज अमाउंट जो होती है वो फिशेज़ के लिए डैमेजिंग होती है। फिशेज़ इससे सफ़र हो सकती हैं जब यूरिया की अमाउंट इनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है। तो ये फिशेज़ क्या करती हैं कि अपने अंदर एक और केमिकल जो है वो करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, जिसको हम ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड कहते हैं। ये जो ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड है ये यूरिया की टॉक्सिसिटी को ख़त्म करती हैं, यानी यूरिया की जो जहरीला है इसके जहरीलापन को ख़त्म करती हैं ताकि वो इजीली यूरिया को भी रिटेन कर सके, ट्राई मिथाइल अमाइड को भी रिटेन कर सके, और थर्डली वो अपने अंदर जो साल्ट की कंसनट्रेशन है उसको मेंटेन कर सकें। तो ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड है ये ऐसा केमिकल है जो कि यूरिया की टॉक्सिसिटी को ख़त्म करता है फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूरिया। उसके बाद बच्चे हमारे पास आती हैं बोनीफिशीज। बोनीफिशीज आर डिसेंडेड ऑफ फ्रेश वाटर एंसेस्टर्स बट लेटर बिकम मैरीन। अब जो बोनीफिशीज होती हैं ये सबसे पहले देखी गई थी फ्रेश वाटर के अंदर। जब एवोल्यूशन के बाद देखा गया कि बोनीफिशीज हैं उन्होंने जो है मैरीन वाटर के अंदर रहना स्टार्ट कर दिया। अब ये देखें कि बच्चे जो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट होता है वो हाइपोटोनिक होता है, मीन उसके अंदर सॉल्यूट की कंसनट्रेशन कम होती है। लेकिन जो हमारे पास मैरीन यानी सी वाटर होता है उसके अंदर सॉल्यूट की कंसनट्रेशन हाई होती है, मीन हाइपरटोनिक होता है। अब ये जो बोनी फिशेस हैं जब ये इन्होंने ट्रांसफ़र किया है फ्रेश वाटर से मैरीन वाटर के अंदर तो ये इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लानी पड़ी इन फिशेस को कि हाइपरटोनिक से हाइपरटोनिक के अंदर जब ये जो बोनी फिशेस हैं ये ट्रांसफ़र हुई हैं तो ये अपने अंदर क्या चेंजेस लेके आई हैं। इनके अंदर की सारी जो चेंजेस हैं वो इनके जो ट्रांसफ़र होने की वजह से इनको अंदर काफ़ी अडाप्टेशन अपने अंदर लानी पड़ी। वो अडाप्टेशन हमारे पास क्या हैं? लॉस वाटर फ्रॉम देयर हाइपोटोनिक बॉडी। उनकी हाइपोटोनिक की बॉडी थी जिसकी वजह से वो वाटर लॉस कर रहे थे। एक तो साल्ट की कंसनट्रेशन कम थी, दूसरी वो कि अपने अंदर से वाटर को लॉस कर रही थी। जब वाटर लॉस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो जो फिशेज़ हैं इनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं कि लॉस वाटर फ्रॉम देयर हाइपोटोनिक बॉडी फ्लूअर टू दी हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। कि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में जब वो अपना वाटर लॉस कर रहे थे तो एक तो सॉल्यूट कम हो रहा था और दूसरा वाटर की कंसनट्रेशन कम हो रही थी, तो ये बोनी फिशेस के मरने का खतरा था। इस वजह से बोनी फिशेस अपने अंदर कुछ अडाप्टेशंस लेके आई ताकि वो इस मरीन वाटर के अंदर सर्वाइव कर सकें। सबसे पहले इसके अंदर अडाप्टेशन आ जाती है ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अब इन्होंने सी वाटर पिया है। अब एक तो पहला इसका टास्क जो है वो पूरा हो गया, वो क्या था? साल्ट का। उन्होंने साल्ट को ले लिया सी वाटर को पीने से। अब जब इसने साल्ट ले लिया है तो अब वहाँ को वाटर भी जो है बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो वो वाटर को कैसे बैलेंस करेंगे, वाटर की कंसनट्रेशन को कैसे मिनिमाइज़ करेंगे कि वो वाटर को अपनी बॉडी के अंदर रिटेन कर सकें। तो थर्ड इसके अंदर जो अडाप्टेशन आएगी एक्सक्रीट कंसनट्रेटेड यूरन, कि वो ऐसा यूरन सिक्रीट करेंगी, ऐसा यूरन अपने अंदर से रिमूव करेंगी जो कि कंसनट्रेटेड होगा, जिसके अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। जैसे ही यूरन कंसनट्रेटेड होगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो वाटर लॉस है उसको मिनिमाइज़ किया जाएगा। ठीक है, वाटर को लॉस नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन जो साल्ट एक्सेसिव होगा बॉडी के अंदर उसको रिमूव कर दिया जाएगा। अब बच्चे ये जो हमारे पास डायग्राम है इसको देखिएगा। ये हमारे पास एक बोनी फिशेज़ है। ठीक है, बोनी फिश के अंदर देखिएगा सबसे पहले यहाँ हमारे पास है कि गेन ऑफ वाटर एंड साल्ट। गेन ऑफ वाटर एंड साल्ट आइंस फ्रॉम फूड। पहली बात यह है कि वो फूड से ले रहे हैं वाटर को भी और आइंस को भी ले रही हैं। दूसरी बात यह है कि वो साल्टी वाटर को पी रही हैं, मीन्स कि वो सी वाटर के अंदर रह रही हैं तो सी वाटर भी वो पी रही हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। जब इनकी बॉडी के अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो वाटर कम हो जाएगा। ठीक है, तो अपने बॉडी के अंदर इनको वाटर को और सॉल्यूट को बैलेंस करने के लिए, मीन्स साल्ट को बैलेंस करने के लिए वो अपने अंदर क्या अडॉप्टेशंस लेके आए कि सबसे पहले जिस तरह हम लोगों ने अभी कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर देखा कि वो अपने गिल्स के थ्रू एक्स्ट्रा जो है साल्ट उसको रिमूव करेंगी। पहली बात कि जब एक्स्ट्रा इनकी बॉडी के अंदर साल्ट हो जाएगा तो वो गिल्स के थ्रू एक्स्ट्रा साल्ट को बाहर निकाल देंगी। सेकेंडली वो ऐसा यूरन सिक्रीट करेंगी जो कि
कंसनट्रेटेड होगा, स्कैंटी यूरिन होगा जिसके अंदर साल्ट की अमाउंट ज़्यादा होगी। अब ये जो किडनी है और इनके गिल्स हैं ये साल्ट को मेंटेन करेंगी, मतलब एक्सेसिव जो साल्ट होगा उसको बॉडी से रिमूव कर देंगी, जिसकी वजह से इनके बॉडी का अंदर का जो साल्ट होगा वो बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ जब कंसनट्रेटेड यूरिन होगा तो बॉडी के अंदर जो वाटर है वो भी मिनिमाइज़ किया जाएगा, मतलब वाटर को, जो वाटर लॉस को मिनिमाइज़ किया जाएगा, वाटर को भी रिटेन किया जाएगा। और जितना ज़्यादा वहाँ से साल्ट सिक्रीट होगा उतने ही ज़्यादा उसके अंदर जो है वो वाटर को भी, जो वाटर की कमी है उसको भी पूरा किया जाएगा। ये था बच्चे आज का जो है हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने ओस्मो रेगुलेटर, ओस्मो कॉन्फॉर्मर्स को स्टडी किया। उसके बाद हमने मेरीन इन्वायरमेंट को स्टडी किया कि मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर कैसे हैं जो एनिमल्स हैं वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं और अपने अंदर कैसे वाटर और सॉल्यूट को बैलेंस कर रहे हैं।